हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम है द डे आफ्टर टुमारो। कहानी के शुरुआत में हमें अंटार्कटिका में दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं जैक हॉल अपने दो साथी जेसन और फ्रैंक के साथ मिलकर वहां खुदाई कर रहा है, वहां के आइस के कुछ सैंपल कलेक्ट करने के लिए। और तभी वहां बर्फ में दरारें पड़ने लगते हैं और वहां की बर्फ धीरे धीरे नीचे धंसने लगता है, जिससे वहां एक बहुत बड़ा खाई बन जाता है और उस बड़े खाई के अंदर इन लोगों का ड्रिल मशीन गिर जाता है। तभी जैक देखता है उनके लिए हुए सैंपल खाई के दूसरे तरफ था और फिर जैक उन सैंपल्स को लाने के लिए खाई के दूसरे तरफ कूद जाता है और फिर वो अपने जान पर खेलकर उन सभी सैंपल्स को कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम जैक हॉल को देखते हैं जो कि इंडिया में यूएन के एक कॉन्फ्रेंस में जाता है और वो वहाँ ग्लोबल वार्मिंग पे लेक्चर देता है। वो कहता है पृथ्वी में गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उसके अंदर से गर्म गैसेस बाहर आ रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों में गर्मी का मौसम ही खत्म हो जाएगा, और अगर हमने जल्द कुछ नहीं किया तो हमारे आने वाले पीढ़ी को इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। तभी यूएस के वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं इस काम में अरबों खरबों का खर्चा है, तो उसका कीमत कौन चुकाएगा। तभी जैक कहता है अगर हम लोगों ने अभी कुछ नहीं किया तो हमें इससे भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम लोग जिस रफ्तार से ईंधन को जला रहे हैं उससे बहुत जल्द ग्लेशियर गायब होने लगेंगे, और इसके पहले जो बर्फ का टुकड़ा टूटा था उसका आकार एक छोटे से आइलैंड जैसा था, लेकिन यहाँ बैठे कोई भी जैक के बातों का तवज्जो नहीं देता है। वहीं हमें दूसरे तरफ एक स्कॉटलैंड के रिसर्च सेंटर में दिखाया जाता है और वहाँ के साइंटिस्ट को एक बात पता चलता है कि किसी जगह पर एकदम से 13 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर चुका है, जिससे उस जगह पर समुद्र तूफान आना शुरू हो जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ जापान के टोक्यो शहर में दिखाया जाता है। मौसम के इन बदलावों के कारण वहाँ बड़े बड़े बर्फ के पत्थर गिरने लगते हैं और इस बर्फबारी की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा लोग इंजर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक अपने घर आ जाता है और जहाँ उसे पता चलता है उसका बेटा सैम एग्जाम में फेल हो गया है। उसके बाद जैक अपने वाइफ को फोन करता है और उससे कहता है कि मुझे अभी अभी पता चला कि सैम एग्जाम में फेल हो गया है। तभी जैक की वाइफ जैक से कहती है हाँ मैं ये जानती हूँ, मुझे भी रिपोर्ट मिला है। फिर जैक कहता है सैम एक अच्छा लड़का है, वो पढ़ने में बहुत ज्यादा होनहार है, वो फेल नहीं हो सकता। तभी जैक की वाइफ कहती है मैं ये सब कुछ भी नहीं जानती, तुम ही सैम से पूछ लेना। क्या कल सुबह तुम उसे एयरपोर्ट छोड़ सकते हो? कल उसका क्विज का कंपटीशन है न्यूयॉर्क में, वो अपने कॉलेज के टीम के साथ जा रहा है पार्टिसिपेट करने। दूसरे दिन सुबह जैक अपने बेटे सैम को छोड़ने के लिए जाता है। तभी जैक अपने बेटे से पूछता है तुम फेल कैसे हो गए? तभी सैम कहता है क्योंकि मैंने डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया था और प्रोफेसर ने मुझे फेल इसीलिए किया क्योंकि सोल्यूशन मेरे दिमाग में था, उन्हें लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। तभी जैक सैम से कहता है वो तुम्हें कैसे फेल कर सकता क्योंकि तुम उससे भी ज्यादा होशियार हो और मैं उस टीचर से बात जरूर करूंगा। उसके बाद जैक सैम को एयरपोर्ट पर छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें आईएसएस में दिखाया जाता है, जहाँ आईएसएस के एस्ट्रोनॉट देखते हैं 3 बहुत बड़े बड़े भयंकर तूफान आने वाले हैं। दूसरी तरफ हमें सैम को फ्लाइट पर दिखाया जाता है और तभी वहाँ अचानक एक जोरदार तूफान आता है, जिससे उस फ्लाइट पर बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होने लगता है, जिससे सारे पैसेंजर डरने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही इन लोगों का प्लेन स्टेबल हो जाता है और फिर ये लोग न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं, जहां बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक था। और फिर सैम टैक्सी से उतर जाता है और फिर वो आसमान की तरफ देखता है, जहां हजारों की संख्या में पक्षियां उड़कर कहीं जा रहे होते हैं, पर सैम को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आता। दूसरी तरफ हमें प्रोफेसर टेरी रैप्सन को दिखाया जाता है और यह एक समुद्र विज्ञानी है। तभी टेरी रैप्सन देखते हैं जहाँ समंदर में एक जगह 13 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे गिर गया था, उसी तरह और भी 2 जगह पर निरंतर तापमान नीचे गिर रहा है। और तभी वहाँ टेरी रैप्सन का जूनियर आता है और फिर वो जूनियर टेरी रैप्सन से कहता है कहीं ये कोई टेक्निकल एरर तो नहीं है? तभी टेरी रैप्सन कहता है नहीं, ये असंभव है। और फिर टेरी रैप्सन जैक हॉल को कॉल करता है और उसे सारी बातें बताता है। वो कहते हैं जैसे आपने कहा था कि पृथ्वी गर्म होने से ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, जिससे क्लाइमेट बदलना शुरू हो जाएगा और पृथ्वी में बहुत ज्यादा तबाही मचेगी। मुझे लगता है वो अब शुरू हो गया है, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक का क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया है। मैंने आपको मेल भेजा है, आप मेल चेक कीजिए। और फिर जैक मेल चेक करता है, तभी वो कहता है ये असंभव है। तभी टेरी रैप्सन कहता है आपने कहा था ये होगा। फिर जैक हॉल कहते हैं हाँ, पर हमारे जीते जी नहीं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें लॉस एंजलिस में दिखाया जाता है और वहाँ का मौसम बहुत ज्यादा खराब होने लगता है और वहाँ तूफानी बवंडर बनने लगते हैं और पूरे लॉस एंजलिस में ये फैल जाता है। और जब ये तूफानी बवंडर थमता है तब लॉस एंजलिस पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है और इसमें कई लोगों की जानें चली जाती है। और इस तबाही को देखकर सरकार वहाँ की सारे फ्लाइटें कैंसिल करवा देता है। और फिर एक बहुत बड़ा मीटिंग होता है जहाँ मौसम विभाग के कर्मचारी और नासा के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी होते हैं, जहाँ एक साइंटिस्ट कहता है हमारे सारे मशीन फेल हो चुके हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा हम इस तूफान को कैसे रोके। इस तरह का मौसम बहुत सारे देशों में देखा गया है, लेकिन यहाँ किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। तभी जैक कहता है उत्तरी महासागर की धाराएं कैसी है? फिर सभी साइंटिस्ट जैक से पूछने लगता है इसका मतलब क्या है? तभी जैक कहता है कल रात मेरे पास टेरी रैप्सन का कॉल आया था और उन्होंने कहा धाराएं बदल रहा है और ये तब होता है जब बहुत सारा नमकीन पानी में मीठा पानी मिलता है
है। और आप लोगों ने किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि ध्रुवी चोटी पिघलने से कितना मीठा पानी समुद्र में मिला होगा और इसी के वजह से ऐसा हो रहा है। प्रोफेसर टेरी रैप्सन के टीम के पास कुछ जानकारियां हैं। वो चाहते हैं मैं उन जानकारियों को अपने प्राचीन यंत्रों में डालकर सही मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकूं। लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग जैक हॉल को तवज्जो नहीं देते, लेकिन कुछ लोग जैक हॉल को सपोर्ट करते हैं और फिर ये लोग टेरी रैप्सन के जानकारियों के ऊपर शोध करते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि 7-8 हफ्ते के अंदर ही मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जैक सीधा वाइस प्रेसिडेंट से मिलता है और उन्हें सारी बातें बताता है। वो कहता है अगले 7-8 हफ्ते के अंदर ही हमारा मौसम पूरे तरीके से बदल जाएगा। आपको शहरों को खाली करवाना चाहिए, खासकर उत्तरी राज्यों को। तभी वाइस प्रेसिडेंट कहता है ये नहीं हो सकता, हम शहरों को खाली नहीं करवा सकते, हम ऑलरेडी तूफान से लड़ने का बंदोबस्त हम कर रहे हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें स्कॉटलैंड में दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं 3 आर्मी हेलीकॉप्टर एक बड़े से बर्फीले बवंडर के चपेट में आ जाता है और उस जगह पर तापमान इतना तेजी से गिरता है जिससे वो 3 हेलीकॉप्टर बर्फ में जमने लगता है और वो सभी क्रैश होकर नीचे गिर जाता है और उस हेलीकॉप्टर में जितने भी लोग थे उस ठंड की वजह से सभी जम जाते हैं। दूसरी तरफ हमें न्यूयॉर्क सिटी में दिखाया जाता है, जहाँ सैम होता है और वहाँ भी अचानक बारिश गिरना शुरू हो जाता है और पानी सिटी के टनल से भी आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे न्यूयॉर्क सिटी पानी में भर जाता है और तभी वहाँ एक बहुत बड़ा सुनामी आता है जिससे पूरा शहर पानी में डूब जाता है। लोग अपने जान बचाने के लिए ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों में चला जाता है। वहीं सैम भी अपने दोस्तों के साथ एक बिल्डिंग में चला जाता है। दूसरी तरफ हमें जैक को दिखाया जाता है, जहाँ जैक को ये पता चलता है कि आने वाले समय में 3 बड़े बड़े बवंडर आने वाले हैं और ये 3 जगहों पे आएंगे, कनाडा, स्कॉटलैंड और साइबेरिया, और 24 घंटे में ये अपना पूरा रूप बदल लेगा और 48 घंटे में सभी उत्तरी राज्य खत्म हो जाएंगे और 5 से 7 दिन के बाद सब खत्म। और जब ये तूफान पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा तब हम शीत युग में होंगे। हमें सैम को दिखाया जाता है, सैम अभी भी वहाँ फंसा हुआ है। उसके बाद सैम अपने डैड को कॉल करता है उसी बिल्डिंग के एक टेलीफोन से। फिर वो अपने डैड से कहता है हम लोग ठीक है और क्या आप मेरे दोस्तों के घर में फोन करके बता दोगे कि वो लोग भी ठीक है और हम यहाँ एक लाइब्रेरी में है। और फिर अपने डैड से इन हालातों के बारे में पूछता है। तभी जैक कहता है हालत अभी और बदतर होने वाला है, एक बर्फीला तूफान तुम्हारे तरफ बढ़ रहा है, तुम लोग खुद को बचा कर रखो वरना तुम बाहर सरवाइव नहीं कर पाओगे क्योंकि वो ठंड तुम्हें जमा कर मार देगी। और यहाँ सैम अपने डैड से ज्यादा बात नहीं कर पाता क्योंकि वो जिस जगह पर था वो जगह धीरे धीरे पानी से भर रहा था। उसके बाद जैक फैसला करता है कि वो सैम को बचाने के लिए न्यूयॉर्क जाएगा, लेकिन जैक का दोस्त ऐसा करने से मना करता है। लेकिन जैक उनकी बात नहीं मानता और फिर वो अपने जाने का तैयारी करने लगता है। और तभी जैक का सीनियर जैक के पास आता है और वो कहता है तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। फिर जैक उससे कहता है मैंने पहले भी कोशिश किया था। तभी जैक का सीनियर जैक से कहता है इस बार तुम प्रेसिडेंट से बात करोगे। और फिर जैक प्रेसिडेंट से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ प्रेसिडेंट के साथ और भी बहुत सारे लोग होते हैं। फिर जैक वहाँ कहता है तूफान थमने के बाद वहाँ का तापमान शीत युग जैसा होगा, अगर कोई भी वहाँ अपने घर से बाहर निकलता है तो वो बर्फ में जमकर मर जाएगा। तभी वहाँ एक ऑफिसर पूछता है तो अब हम क्या करें। तभी जैक कहता है हमें साउथ की तरफ जाना पड़ेगा। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं तो हम उत्तर के लोगों को कैसे बचाएं। तभी जैक कहता है हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे, वो लोग अगर घर के बाहर निकले तो वो लोग बर्फ में जमकर मर जाएंगे। तभी प्रेसिडेंट ये कहता है कि हम जैक हॉल के बातों पे अमन करेंगे और वो जैसा चाहता है हम वैसा ही करेंगे। दूसरी तरफ हमें सैम को दिखाया जाता है। तभी सैम के बिल्डिंग के बगल में एक बहुत बड़ा कार्गो शिप आ जाता है और धीरे धीरे यहाँ बर्फ पड़ना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ हमें टेरी रैप्सन को दिखाया जाता है जो कि अपने कलीग के साथ आखिरी ड्रिंक कर रहा होता है और धीरे धीरे इनके लैब का पावर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ हमें न्यूयॉर्क सिटी में दिखाया जाता है, जहाँ कुछ देर पहले सड़क पर पानी भरा हुआ था वो ठंड की वजह से बर्फ में बदल गया है। बाहर कई सारे लोग अपने घर से निकलकर अपनी अपनी जान बचाने के लिए साउथ की तरफ जाने लगते हैं। तभी सैम जिस बिल्डिंग में था उस बिल्डिंग के कुछ लोग कहते हैं अगर हम यहाँ रहे तो हम अपनी जान नहीं बचा सकेंगे, इसीलिए हमें उन लोगों के साथ जाना होगा। और फिर यहाँ बहुत सारे लोग उस बिल्डिंग से जाने लगते हैं। तभी सैम उन्हें रोकता है। सैम कहता है अभी और बड़ा तूफान आने वाला है, अगर आप लोग यहाँ से निकले तो ठंड की वजह से आप लोग ऐसे ही मर जाओगे। मेरे पापा मौसम विभाग में काम करते हैं, हमें यही रहकर इंतजार करना चाहिए। लेकिन सैम की बात यहाँ कोई भी नहीं मानता। धीरे धीरे वहाँ सभी लोग निकल जाते हैं, लेकिन सैम और सैम के दोस्त और 1-2 लोग यहाँ रुक जाते हैं। उसके बाद सैम वहाँ गर्मी बढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में रखे किताबों को जलाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जैक अपने बेटे को बचाने के लिए अपने गाड़ी में सामान रखना शुरू करता है। तभी जैक के 2 दोस्त फ्रैंक और जेसन भी आ जाते हैं और वो लोग जैक से कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। दूसरी तरफ सैम का दोस्त सैम से कहता है पूरा उत्तरी भाग बर्फ में ढका हुआ है और पूरा यूरोप तो बर्फ में दफन हो चुका है, मुझे लगता है तुम्हारे डैड का यहाँ आना मुश्किल है। तभी सैम कहता है वो किसी भी तरीके से मुझे बचाने जरूर आएंगे। दूसरी तरफ जैक सैम को बचाने के लिए रास्ते में ही होता है पर इन्हें रास्ता ही नहीं दिखता है और तभी इनका कार टकराता है ऊंचे बर्फ के टीले से और वहाँ से आगे का रास्ता भी बंद होता है। तभी ये लोग तीनों फैसला करते हैं कि ये लोग पैदल ही जाएंगे सैम को बचाने के लिए और वहाँ से पैदल ही निकल जाता है। और रास्तों पे बर्फ इतनी ऊंची ऊंची हो चुकी है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बर्फ में ढक चुका है। तभी जैक और उसके साथी एक बिल्डिंग के ऊपर से जा रहे होते हैं। तभी इन लोगों के
पीछे जो सामान होता है वो भारी होने के कारण उस बिल्डिंग का कांच टूट जाता है और वो सामान नीचे गिर जाता है और उस सामान के साथ ये लोग तीनों बंधे हुए होते हैं। उसी के कारण ये लोग तीनों भी नीचे खींचने लगते हैं। तभी जैक बर्फ में एक हुक लगा देता है जिससे ये लोग कुछ देर के लिए वहीं रुक जाते हैं, लेकिन वो सामान बहुत ज्यादा भारी था, इसीलिए जैक का दोस्त फ्रैंक उस सामान के रस्सी को काट देता है जिससे वो सामान नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी भार कम नहीं होता है। जैक और जेसन मिलकर भी फ्रैंक को नहीं खींच पाते। तभी फ्रैंक अपना भी वो रस्सी काट देता है जिससे फ्रैंक नीचे गिर जाता है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जैक और जेसन वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। मौसम विभाग में दिखाया जाता है जहाँ आईसीएस से भेजी हुई नई तस्वीर को देखकर ये लोग डर जाते हैं, जहाँ 1 घंटे में एक बहुत बड़ा तूफान न्यूयॉर्क को हिट करने वाला है। दूसरी तरफ सैम की दोस्त लॉरा के पैर पे इन्फेक्शन हो जाता है। तभी सैम कहता है क्यों ना हम उस शिप पर जाकर वहाँ से दवाइयाँ लेकर आए, मुझे लगता है वहाँ दवाइयाँ जरूर होंगी। तभी सैम के 2 दोस्त कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे और फिर ये लोग तीनों निकल जाते हैं दवाई लाने के लिए। और जब ये लोग उस शिप पर पहुँचते हैं तब वहाँ कुछ भेड़िए आ जाते हैं और ये भेड़िए पास के ही एक जू के होते हैं और फिर उनमें से एक भेड़िए सैम के एक दोस्त को काट लेता है और फिर ये लोग किसी तरीके से उन भेड़ियों से बचकर शिप से दवाइयाँ लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन तब तक वो भयंकर तूफान भी न्यूयॉर्क सिटी तक पहुंच गया था जिससे उस सिटी के बड़े बड़े बिल्डिंग बर्फ में जमना शुरू हो जाता है। लेकिन सैम और उसके दोस्त किसी तरीके से लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो और भी बहुत सारी किताबें जलाना शुरू कर देते हैं ताकि वो जगह बर्फ में ना जमे। दूसरी तरफ जैक और उसका दोस्त आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वहाँ भी सब कुछ बर्फ में जमना शुरू हो जाता है। तभी जैक जेसन को लेकर एक शेल्टर में चला जाता है और जब ये बर्फीला तूफान थमता है उसके बाद जैक और जेसन फिर से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और रास्ते में ये लोग और भी बहुत सारे डेड बॉडीज देखता है जो कि बर्फ में जमकर मर चुके हैं। उसी रात जैक और जेसन एक सेफ जगह पर टेंट बना के वही सो जाते हैं और दूसरे दिन सुबह आईसीएस खबर देता है कि मौसम अब हटने लगे हैं जिससे मानव जाति को एक फिर से जीने का उम्मीद नजर आता है। वहीं जैक अपने टेंट से बाहर आकर देखता है मौसम अब साफ हो चुका है। उसके बाद जैक और जेसन वहाँ से लाइब्रेरी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और जब वो लोग लाइब्रेरी की जगह पर पहुँचते हैं वो लोग देखते हैं लाइब्रेरी पूरी तरीके से बर्फ में दब चुका है और फिर जैक और जेसन जैसे तैसे एक रास्ता बनाकर लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं। ये लाइब्रेरी पूरी तरीके से बर्फ में जम गया था और फिर ये लोग एक रूम के अंदर जाते हैं और उसी रूम के अंदर सैम होता अपने साथियों के साथ। ये सभी वहाँ जिंदा होते हैं क्योंकि उन लोगों ने वहाँ आग जलाकर रखा हुआ था। और फिर सैम अपने डैड को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जैक भी अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हमें मेक्सिको में वाइस प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो कि अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं क्योंकि उस बर्फीले तूफान में प्रेसिडेंट की मौत हो गई। और तभी वहाँ जैक का सीनियर आता है और वो प्रेसिडेंट से कहते हैं प्रेसिडेंट जैक हॉल न्यूयॉर्क पहुंच गया है और वहाँ अभी भी बहुत सारे लोग जिंदा बचे हैं। और तभी प्रेसिडेंट सारे लोगों को बचाने का ऑर्डर दे देता है। उसके बाद प्रेसिडेंट भाषण दे रहा होता है। प्रेसिडेंट कहता है काफी सालों तक हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है लेकिन आज प्रकृति ने उसका जवाब दिया। हम प्रकृति के खजाने को ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे, प्रकृति हमारा कुछ नहीं करेगी, ये हम गलत थे। आज पूरे इंसानियत को उसका जवाब मिल गया और मुझे अभी अभी पता चला उत्तर में बहुत सारे लोग अभी भी जिंदा है और मैंने बचाव कार्य ऑलरेडी शुरू करवा दिया है। दूसरी तरफ जैक और जितने भी बचे हुए लोग हैं सभी को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँच जाता है और फिर ये लोग सभी हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी ये लोग देखते हैं वहाँ और भी बहुत सारे लोग जिंदा थे। ये लोग सभी दूसरे बिल्डिंग में शेल्टर बना के रुके हुए थे और धीरे धीरे उन सभी को हेलीकॉप्टर से बचा लिया जाता है और फिर यहाँ ये मूवी खत्म हो जाता है।